नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के भूगोल में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा मृदा। क्या रहेगा? मृदा, या फिर राजस्थान की मिट्टियाँ भी कई बार मिलता है, तो शब्दावली कुछ भी मिल सकती है, पढ़ना वही है। मृदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। सबसे पहले मृदा के बारे में हम सब जानते हैं कि जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, उसी को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। लेकिन इसका वर्गीकरण अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइप से किया है। साथ ही में कुछ संस्थाएं हैं जो इनका वर्गीकरण करने का काम करती है। उन संस्थाओं के बारे में भी देखेंगे कि कौन सी संस्था है, उन्होंने इसका वर्गीकरण। राजस्थान की मुख्य रूप से कोई वर्गीकरण नहीं किया, पूरा भारत का वर्गीकरण कर रखा है। उसी में राजस्थान आता है, तो राजस्थान का भी स्वतः क्या हो जाता है? वर्गीकरण हो जाता है। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें विद्यार्थियों, तो डॉक्टर बेनेट है, अमेरिका के, उन्होंने एक डेफिनेशन दी इसकी कि भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है, उसे मिट्टी यानी कि मृदा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। अ, और मिट्टियों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, जिस साइंस में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। कई बार तो मृदा टॉपिक में से केवल इतना ही सवाल आ जाता है कि मृदा का अध्ययन जिसमें किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन जिसमें किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। फिर आपने कई प्रकार की मृदाओं का नाम सुना होगा। लाल मृदा है, काली मृदा है, जलोढ़ है, बहुत सारी मृदाएं हैं। तो ये एक सामान्य वर्गीकरण होता है, उस वर्गीकरण को भी देखना होता है। अलग अलग विद्वान अलग अलग टाइप के इनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे मिट्टी का वर्गीकरण भारत में आईसीएआर के द्वारा किया गया है। इसमें 8 तो मेन टाइप बताए हैं इसके, और 27 अन्य बताए हैं। इसी प्रकार राजस्थान में सामान्य वर्गीकरण में विद्यार्थियों, राज्य कृषि आयोग है, उसके द्वारा बताए गए 14 भाग बताए उसने। कितने बताए? 14। और वैज्ञानिक आधार यानी कि आईसीआर के अनुसार देखें तो 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। तो अलग अलग टाइप की मृदा है। ये आगे कुछ इमेज में आपको दिखाने वाला हूँ। आगे और बड़ा वर्गीकरण कर रखा है, जैसे भौतिक दृष्टि से भी आईसीएआर के द्वारा, अभी बताया ना आपको, आईसीएआर, इसके द्वारा 8 भागों में बांट रखा है। मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, काली, लाल, लेटराइट, लवणीय और पीटिया जैविक मृदा। और यूएसडीए के द्वारा भी 8 भागों में बांट रखा पूरी मृदा को। एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स और एल्फिसॉल्स, वर्टिसॉल्स और एल्टीसॉल्स और मोलिसॉल्स और अन्य। इनमें से सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो इंसेप्टिसॉल्स पाई जाती है, सबसे कम न्यूनतम। इसके अलावा निर्माण के आधार पर भी इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। स्थानीय मिट्टी और विस्थापित मिट्टी 2 भागों में बांट सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक दृष्टि से भी इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। बारीक कण वाली, मध्यम कण वाली, मध्यम मोटे कण वाली, मोटे कण वाली मृदा। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइप से इनका वर्गीकरण किया है। ये अलग अलग क्षेत्र देखेंगे इनको आप। जैसे आईसीएआर आया था, तो इसका एक इमेज लेकर आया हूँ भाई। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी स्थापना वगैरह कब हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी एक शब्दावली आई यूएसडीए। क्या ये आई थी ना इसमें, यूएसडीए। तो यूएसडीए क्या है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर अलग अलग टाइप की जो मृदाएं हैं, इनकी इमेज है, इन सब के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। और एक पीएच मान भी देखा होगा, तो ये पीएच स्केल भी मैं लेकर आया हूँ इसमें। और बाकी जिन्होंने भारत की मृदा पढ़ रखी है, उनको राजस्थान की मृदा पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप लिखें इसकी परिभाषा, किसे कहते हैं, मतलब ऐसे लिखना। मृदा का अर्थ। मृदा का अर्थ देखो, पृथ्वी के ऊपरी असंगठित पदार्थों की परत को मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। देखो, मृदा के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान या सर्वाधिक योगदान खनिज चट्टानों का होता है। किसका होता है? खनिज चट्टानों का होता है। माना कि कोई लवणीय चट्टान है, अब उनका धीरे धीरे अपर्दन होगा, तो वो मिट्टी में बदलेंगे, धीरे धीरे मृदा में बदलेंगे, तो उसमें फिर लवण की मात्रा ज्यादा आ जाएगी।
खनिज चट्टानों का होता है, खनिज चट्टानों का होता है। अब एक अमेरिका के विद्वान है विद्यार्थियों, डॉक्टर बेनेट, उसने क्या इसकी डेफिनेशन दी है वो आप लिख सकते हैं। डॉक्टर बेनेट के अनुसार परिभाषा, डॉक्टर बेनेट ने क्या कहा है? परिभाषा लिखोगे, किसके अनुसार लिखा रहा हूं परिभाषा? बेनेट के अनुसार, डॉक्टर बेनेट के अनुसार। भूगोल बेटा है ही। भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों या वनस्पति के योग से बनती है उसे क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। इन्होंने ये परिभाषा दी है। अभी परिभाषा सामान्य एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन जो मेंस वगैरह लिखते हैं उनमें कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं, मिट्टी से क्या तात्पर्य है। तो वहां अगर आपको डेफिनेशन आती है वो लिख के आ जाओगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लिख लिया? अब एक नोट डाल के ये भी लिख लो, जिस शाखा में मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। लिख लिया? हाँ अटू, देखो, मिट्टियों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी कहते हैं। अब एक काम करें आप, एक पॉइंट डाले पेज के बीचों बीच में, मिट्टियों का वर्गीकरण। क्या? मिट्टियों का वर्गीकरण। और उसमें ये चार्ट बनाना है अपने को। चार्ट ऐसे बनाना मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने मिट्टियों का वर्गीकरण किया ना, तो इसको 2 भागों में बांटना है, इंडिया में और राजस्थान में। और इंडिया में ये जो वर्गीकरण किया है ये 2 प्रकार की बताई, इसमें मुख्य और गौण। तो मुख्य तो कितने प्रकार बताए मिट्टियों के? 8 प्रकार बताए। और गौण या अप्रधान कितने बताए हैं? 27 टाइप बताए हैं मिट्टियों के। इसी प्रकार राजस्थान आ जाता है, तो राजस्थान में 2 प्रकार से करते हैं, एक तो सामान्य वर्गीकरण बताते हैं और एक वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण है आईसीएआर के अनुसार, वो 5 प्रकार की है। कितनी है? 5 प्रकार की है। और राज्य कृषि आयोग के द्वारा कितने प्रकार बताए हैं? 14। मिट्टियों को 14 भागों में बांटा है। दोनों लिख लो ये। लिख लिया सभी बच्चों ने? नहीं लिखा? जल्दी लिखो। देश में तो मुख्य तो 8 प्रकार की है और गौण 27 प्रकार की है। राजस्थान में सामान्य और वैज्ञानिक, सामान्य में जो राज्य कृषि आयोग है उसके द्वारा बांटा गया 14 भागों में। और आईसीआर के द्वारा कितने भागों में बांटा गया राजस्थान वाले को? 5 प्रकार बताए, ध्यान रखना। अब एक शब्दावली आई है विद्यार्थियों, आईसीएआर। क्या शब्दावली आई है? आईसीएआर। तो आप नोट डाल के आईसीएआर को बारे में लिखे, इसके बारे में लिखा देता हूं। आईसीएआर। अब आईसीएआर का फुल फॉर्म लिखें आप, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। लिख लिया? अब इसको शॉर्ट में क्या लिख रखा है इन्होंने? नहीं, वो तो इंग्लिश में लिखा आईसीएआर, हिंदी में शॉर्ट में भी लिख रखा है।
क्रय अनुपात, ये लिख रखा ना। अब देखो शॉर्ट में ये भी लिख लेना आप, भाग अनुपात, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। समझिए आईसीआर क्या है। आईसीएआर का फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। आईसीएआर का इंग्लिश फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या होगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। सी का मतलब क्या है यहाँ पर? काउंसिल है, परिषद है। देखो कई बार कुछ टॉपिक है ना अपने सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिए रहते, इनडायरेक्ट वहां से पूछ लिया जाता है। अब ये कृषि से संबंधित संस्था है तो इसका पता होना चाहिए हमें। स्थापना कब हुई इसकी? 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929। हेडक्वार्टर लिख लो, दिल्ली। लिखिएगा, ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय, मतलब कई बार पूछा जाता है कौन से मंत्रालय के अधीन आती है। ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है। स्वायत्त शासी संस्था है, खुद का स्टाफ होता है, सब कुछ है ना, खुद को मैनेज करना होता है। स्वायत्त शासी संस्था है। देखो विद्यार्थियों, कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है ना, उसके अधीन काम करती है। इसके अधीन काम करती है कृषि जैसे शहरी एवं नगर निकाय कोई मंत्री होता है, राजस्थान में क्या होता है? शहरी एवं नगर निकाय मंत्री, वो पूरे भारत राजस्थान सरकार का मंत्री होता है। लेकिन उसके अधीन आपको पता है पंचायती राज, नगर निकाय, ये सब आते हैं। और पंचायती राज और नगर निकाय अपने आप में क्या है? स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं। स्वायत्त संस्थाएं हैं सब, ऑटोनोमस संस्थाएं हैं। तो इसी प्रकार आईसीआर भी अपने आप में क्या है? स्वायत्त शासी संस्था है। खुद की इनकी भर्ती आती है, कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, इनको जो सैलरी वगैरह देने का काम है वो इन्हीं का ही काम है ध्यान। अब इनके द्वारा कॉलेज भी स्थापित की जाएगी, शिक्षा से संबंधित भी काम करते हैं। आपको पता है कृषि से संबंधित कुछ कॉलेज भी होती है, यूनिवर्सिटी भी होती है। तो इनका ये फिर उसी के ऊपर कंट्रोल करने का काम करते हैं। लिखिएगा, रॉयल कमीशन की रिपोर्ट रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम अधिनियम 1860 के तहत इसका पंजीयन करवाया गया। पंजीयन का मतलब रजिस्टर्ड होता है, क्या होता है? रजिस्टर्ड। पंजीयन करवाया गया। वापस, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया गया। देख लिए, रजिस्ट्रेशन बोलो, पंजीयन बोलो, बात एक ही है। यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को होती है। और इसको
कौन से एक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाती है? तो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण की जगह पंजीयन भी आ सकता है। पंजीयन एक्ट 1860 है, उसके तहत लिखिएगा। स्थापना के समय इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। लिख लिया? क्योंकि उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। 1929 में ब्रिटेन का हमारे ऊपर अधिकार था, ब्रिटेन के हम उपनिवेश थे। तो उस समय इसका नाम रखा गया इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में इसका नाम क्या रख दिया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रख दिया गया, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना कब होती है? 16 जुलाई 1929 को होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में है विद्यार्थियों। देखो, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। कितने? 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है और बेंगलुरु में है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है विद्यार्थी। तो दिल्ली तो आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश अपने आप में, और भारत की राजधानी भी क्या है? नई दिल्ली। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और बेंगलुरु कर्नाटक में है। 4 जगह इसके रीजनल ऑफिस भी है, क्षेत्रीय कार्यालय पे। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में ही, ध्यान रखना। अब आप एक काम कर सकते हैं, एक वर्गीकरण और लिख लें आप, ये मृदा के प्रकार भारत में। मृदा के प्रकार, और इसमें 4 पार्ट कर लेना इसका। भौतिक दृष्टि से प्रकार कौन कौन से हैं? ये आईसीआर के द्वारा जो प्रकार बताए गए हैं उन्हीं को शामिल किया है इसमें। मरुस्थलीय, पर्वतीय, जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, लवणीय, लवणियों को हम क्षारीय भी कह सकते हैं, पीठ या जैविक। और यूएसडी, अच्छा इसके बारे में नहीं लिखा है, अभी लिखा दूंगा थोड़ी देर। यूएसडीए ने भी 8 भागों में विभाजित कर रखा भारत की मृदा को। एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और एल्फिसोल, वर्टिसोल, एल्टीसोल्स और मोलिसोल्स। निर्माण के आधार पर 2 भागों में बांट रखा है, एक तो स्थानीय और एक विस्थापित। स्थानीय मृदा किसको कहते हैं? अपर्दन व अपक्षय के बाद मूल स्थान पर जो मृदा बच जाती है, अपर्दन और अपक्षय के बाद में, तो क्या कहते हैं? स्थानीय। और अपर्दन व अपक्षय से मूल स्थान से स्थानांतरित होकर अन्य स्थान पर जाने वाली मृदा को क्या कहते हैं? विस्थापित मिट्टी कहते हैं। माना कि आज कोई मिट्टी यहाँ पर है, पानी की वजह से बह के आगे चली गई, फिर आगे किस नाम से जानी जाएगी? ये विस्थापित मिट्टी के नाम से जानी जाएगी। लेकिन आज यहाँ पे मिट्टी है और यहाँ से ये जो अपर्दन हो रहा है उससे बहकर चल गई, लेकिन जो शेष बच गई उसको क्या बोलेंगे? हम स्थानीय मिट्टी बोलेंगे। और इसी के अलावा रासायनिक दृष्टि से भी 4 भागों में बांट रखा है इनको, बारीक कण वाली, मध्यम कण वाली, मध्यम मोटे कण वाली और बिल्कुल मोटे मोटे कण वाली मिट्टी। लिख लो इसको, उतार लो जल्दी। ये बाद में उतारोगे? बाद में उतारोगे? देख लो, या तो जगह छोड़ दो इतनी, देख लो तुमको कितनी जगह छोड़नी है, क्योंकि इतनी देर मैं खड़ा रहूंगा और आप उतारते रहोगे तो सही नहीं रहेगा। पीडीएफ जरूर ले लेना पर मुझसे। जगह छोड़ लो आप थोड़ी सी। ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना।
ठीक है। अब देखो विद्यार्थी, एक संस्था का नाम और आया है, यूएसडीए आया ना, यूएसडीए संस्था का नाम भी आया है, तो इसका भी लिख लेना आप। इसके बारे में लिखा देता हूँ, यूएसडीए के बारे में लिखो, अगली संस्था का नाम लिखो, ये चार्ट के बाद में लिखना है इसको, यूएसडीए को ना, यूएसडीए। यूएसडीए, इसका पूरा नाम लिखो, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि विभाग। कई बार विदेशी संस्थाएं भी काम करती है इंडिया के लिए। लिख लिया सभी बच्चों ने? यूएसडीए का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट, इसमें ये पूरा आना चाहिए था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसा आना चाहिए था। और इसमें हिंदी में क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि विभाग। ठीक है, लिखिएगा, यह विभाग अमेरिका में कहाँ पर काम करता है? अमेरिका में कृषि कृषि वानिकी और भोजन, खाद्य लिख सकते हो आप, खाद्य पदार्थ, भोजन से संबंधित संघीय सरकार, केंद्र सरकार होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? संघीय सरकार। संघीय सरकार की नीति, हाँ जी, भोजन से संबंधित संघीय सरकार की नीति को विकसित करने और निष्पादित करने, विकसित करने और निष्पादित करने से संबंधित कार्य करता है। आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, मृदा का अपक्षय से क्या समझते हैं आप? अपक्षय, अपक्षय का मतलब क्या समझते हैं आप? हम्म, नहीं जानते हो? देखो, मृदा का अपक्षय दो प्रकार से होता है, भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय के बारे में लिखो। देखो विद्यार्थी, मिट्टी, ताप, दाब, वर्षा इत्यादि की वजह से जो मिट्टी का क्षरण होता है उसको क्या कहते हैं? भौतिक अपक्षय कहते हैं। देखिएगा, मिट्टी का ताप, दाब, वर्षा और बर्फ होती है ना, बर्फ, हिम, हिम के कारण जो अपक्षय होता है उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। हम्म, अपक्षय का मतलब एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित, मतलब टूट के जाना।
जैसे असंगठित पदार्थ इसमें छिपे हुए रहते हैं, उनका अगर अलग अलग हो जाना, मतलब दूर चले जाना, तो क्या कहलाता है? वो अपक्षय कहलाता है। वही अपर्दन जैसा ही है ये भी, है ना? अपर्दन और अपक्षय लगभग एक जैसे ही। अब लिखो रासायनिक अपक्षय। अब कई बार क्या होता है विद्यार्थियों, कुछ चट्टानें होती है। अब उन चट्टानों में अगर पानी गिरता है, क्या गिरता है? पानी गिरता है। माना कि कोई ऐसी चट्टान है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है। किसकी है? नमक की मात्रा ज़्यादा है। अब नमक आपको पता है पानी में पानी मिलते ही वो घुलने लग जाता है। घुलने लगता है कि नहीं? घुलने लगता है। तो जैसे ही उसमें H2O की मात्रा मिलती है, Na में H2O की मात्रा मिलेगी, तो उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो पहले वो कठोर भाग में थी, वो लिक्विड में बदल जाती है। लिक्विड में बदलेगी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, वो पानी के साथ बहेगी। और पानी के साथ बहेगी, जहाँ पानी रुकेगा वहाँ पे एक समय बाद में वो जम जाएगी। तो वहाँ पर उस मृदा की परत एकत्रित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो उसको कहते हैं रासायनिक अपक्षय। लिखो इसके बारे में। ऑक्सीकरण चट्टाने, ऑक्सीकरण चट्टाने पानी व ऑक्सीजन की क्रियाओं से लोहांश लोहांश लोहे का अंश लोहांश को लौह ऑक्साइड में बदलती है। मेरी बात सुनना। मतलब कोई ऐसी चट्टान जिसमें लोहे की मात्रा है। किसकी मात्रा है? लोहे की मात्रा है। Fe किसकी मात्रा है? लोहे की मात्रा है। अब उसके ऊपर जैसे ही पानी पड़ता है, पानी का मतलब H2O, ऑक्सीजन भी आ गई और उसको वो भी मिल गई, दोनों चीज मिल गई। पानी में H2O होता है ना, पानी का सूत्र H2O है ना। तो हाइड्रोजन भी मिल रही है उसको, और ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो वो ऑक्सीजन और लोहा आपस में जब क्रिया करेंगे वो, तो उसके ऊपर एक पपड़ी सी बन जाती है। क्या बनेगी? पपड़ी। और वो पपड़ी बनकर धीरे धीरे बहने लगेगी। तो जो सामान्य जो मिट्टी का माना कि पहले काला रंग हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे कैसे हो जाएगा? रेड रंग हो जाएगा उसका। कैसे हो जाएगा? तो उससे फिर कौन सी मिट्टी बन जाएगी? लाल मिट्टी बन जाएगी। तो ये सब मिट्टियां का जो अलग अलग रंग पाए जाते हैं, जैसे कोई काली पाई जाती है, कोई लाल पाई जाती है, कोई पीली पाई जाती है, इनमें कहीं ना कहीं जो रासायनिक कण है, ये भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसमें। तो लिखिएगा, जिसके परिणाम स्वरूप लाल रंग की मिट्टी बन जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप कैसी मिट्टी बनती है? लाल रंग की मिट्टी बन जाती है। तो जो लाल मिट्टी होगी ना, इसका मतलब उसमें लौह तत्व की मात्रा होगी। कह सकते हैं ना इससे हम। और चट्टानों पर पपड़ी बन जाती है। पपड़ी जानते हो ना? पपड़ी बन जाती है। ठीक है, तो ये तो अपक्षय वाली बात होगी। अपक्षय का मतलब केवल एक ही कारण नहीं, रासायनिक कारण, कुछ भौतिक कारण भी होते हैं, कुछ रासायनिक कारण भी होते हैं। दोनों टाइप के कारण डिपेंड, मतलब उनकी वजह से मिट्टियां बनती है, भौतिक कारणों की वजह से और रासायनिक कारणों की वजह से। अब देखते हैं विद्यार्थी, राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। तो लिखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित मिट्टियां पाई जाती है। हेडिंग डालो। राजस्थान, अभी तक तो हमने बेसिक जानकारी लिखी थी, है ना? देखो, राजस्थान में निम्नलिखित मिट्टियां पाई जाती है। निम्नलिखित मिट्टियां पाई जाती है। पहला लिखो आप, रेतीली मिट्टी। कौन सी? कौन सी विद्यार्थियों? हाँ, नाम लिखना, डिटेल लिखनी है तो आती। राजस्थान में निम्नलिखित मिट्टियां पाई जाती है, पहला नंबर पे लिखो आप, रेतीली मिट्टी। लिख लिया? इसको बलुई मिट्टी भी कहते हैं। अन्य नाम लिख लो इसके। पहली कौन सी लिखी आपने? रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी के अन्य नाम, बलुई मिट्टी, देखो, मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं इसको। इसको बालू रेत भी कह सकते हैं क्या हम? बालू रेत।
और एक होती है विद्यार्थियों प्यासी मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? प्यासी। एक्चुअली में क्या है, इनके कण थोड़े मोटे होते हैं, तो जैसे पानी की बूंद आती है तो वो रुकता नहीं, वो डायरेक्ट नीचे चल जाता है। और फिर वो जो मर्दा रहेगी वो ऊपर से वो कैसी रहेगी, सूखी रहेगी, वो तो जैसी बात है, प्यासी रहती है। लिख लिया? लिखो। निर्माण लिखो, निर्माण कैसे हुआ इन मिट्टियों का। पहले तो मिट्टी का नाम बताओ, कौन सी मिट्टी लिखी है आपने? रेतीली मिट्टी का और नाम बताओ। तो अन्य नाम भी आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, लिखो। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण सैंडस्टोन, सैंड स्टोन, सैंडस्टोन को और किस नाम से जानते हैं? बलुआ पत्थर। क्या कहते हैं? बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। जैसे आपने कभी घर, जैसे हम कुआं खोदते हैं, कुआं खोदते हुए देखा कभी किसी को? तो उसमें जब देखेंगे आप तो ऊपर अलग एक लहर अलग होती, जैसे माना कि ये, माना कुआं खोद रहे हैं आप, तो यहाँ तक मिट्टी का कलर अलग रहता है, फिर यहाँ अलग रहेगा, फिर यहाँ अलग रहेगा, अलग अलग प्रकार की, जैसे 5-5 10-10 फीट की ऐसे लेयर पाई जाती है उसमें अलग अलग मिट्टी की। और मेरे पास कोई चित्र भी होगा शायद, लेकिन हम ऊपर ऊपर वाली लहर को देख रहे हैं सबसे पहले। ये रहा, अलग अलग लहरें होती है ना, जैसे यहाँ तक अलग होगी, फिर ये अलग होगी, फिर ये अलग होगी, फिर नीचे अलग होती है। ये देखो, इसमें भी दिखा रखा थोड़ा सा, है ना, अलग अलग लहरें। हाँ, तो सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से होता है। अपरदन से होता है। माना कि विद्यार्थियों, इस क्षेत्र, यहाँ पर पहले कोई सी भी मिट्टी रही हो, कोई सी मिट्टी रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चट्टान है ऊपर आपके, यहाँ पर विद्यार्थियों माना कि सैंड स्टोन की चट्टान है, किसकी है? सैंड स्टोन की चट्टान है, ये ग्रेनाइट चट्टान है। अब इनके ऊपर धीरे धीरे पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो ये रासायनिक भौतिक क्रियाएं जो भी होगी, क्योंकि ताप दाब वगैरह होते हैं, उनसे धीरे धीरे इन चट्टानों का अपक्षय होगा, यानी कि चट्टानें टूटेगी, थोड़ी थोड़ी टूट टूट के यहाँ पे एकत्रित होगी, होगी कि नहीं होगी? तो एक समय यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी पूरी, क्या बन जाएगी? लेयर बन जाएगी। और ये लेयर कौन सी टाइप की चट्टानों की बनेगी? अ, रेतीली मिट्टी बोल सकते हो आप इसको। और किसके, जैसे माना कि ये चट्टान सैंडस्टोन की है या ग्रेनाइट की है, तो इससे रेतीली मिट्टी का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा। इसके अलावा पहले यहाँ पर आपको पता है राजस्थान में अगर हम देखें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाएगी, इसलिए इसको मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं हम। और मरुस्थलीय क्षेत्र में कोई समय 33 सागर था। क्या था? 33 सागर। और 33 सागर में कहा जाता है कि ग्रेनाइट चट्टाने वगैरह वहां पर थी, तो उनका अपक्षय हुआ धीरे धीरे, इस वजह से यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। नोट डालो। देखो, चट्टाने जमीन के अंदर भी होती है, चट्टाने जमीन के अंदर भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ऊपर जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, आपको पर्वत दिखाई दे रहे हैं, वहीं चट्टाने हैं। जमीन के अंदर भी प्लेट्स है बहुत सारी, अलग अलग टाइप की प्लेट्स है। और कई बार इन प्लेटों में आपस में टकराव होता है ना, तो भूकंप आता है। थोड़ा सा अंदर ये गतिशील भी होती है, कई प्लेट है तो अंदर गति कर रही है, और गति करते जैसे किसी भी कारणवश दबाव के कारण या जो भी कारण रहता है, उसकी वजह से थोड़ा सा भी अगर ये टच हो जाती है, टच होते ही ऊपर का पूरा धरती हिलेगी कि नहीं हिलेगी, और फिर इसलिए कई बार भूकंप आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसके बारे में भी डिटेल से, कि कैसे भूकंप वगैरह आते हैं। तो नोट में क्या लिखा है, लिखिएगा। ये क्षेत्र पहले 33 सागर का अवशेष था,
किसका? तैतीस सागर, तैतीस। तैतीस सागर का अवशेष था, जिसमें ग्रेनाइट और सैंडस्टोन की चट्टानें थी। कैसी चट्टानें थी? ग्रेनाइट और सैंडस्टोन की चट्टानें थी। लिखा हुआ है ना सैंडस्टोन? हाँ जी, हाँ वही वही वही। ग्रेनाइट भी कई टाइप के होते हैं फिर, एक टाइप के नहीं होता है। जैसे हमारा ब्लैक होता है तो ब्लैक ही नहीं, नीला, हरा, पीला, कई टाइप के होते हैं। लिख लिया? अब देखो, ये जो रेतीली मिट्टी राजस्थान में मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। थार का मरुस्थल कहाँ है? पश्चिम में ही है। तो लिखो इसका विस्तार लिखो, मतलब रेतीली मिट्टी का हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख मिट्टियां पढ़ रहे हैं। राजस्थान की प्रमुख मिट्टियों में पहली मिट्टी कौन सी लिखी हमने? रेतीली मिट्टी, उसको मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। अब इसमें आपको लिखना क्या है कि इसका विस्तार कौन से क्षेत्र में राजस्थान में पाई जाती है। लिखिएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, हलोदी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, थोड़ा बहुत नागौर का पार्ट भी आ जाता है ना, थोड़ा बहुत नागौर लिख लो, मतलब नागौर कंप्लीट नहीं। ये देखो नागौर भी आ रहा है इसमें। आप तो नागौर जिला लिख लो ना, क्या दिक्कत है? नागौर, कुचामन, डिडवाना, डिडवाना कुचामन सॉरी। अगर जलवायु की दृष्टि से देखें तो विद्यार्थी इसमें, तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र आता है मुख्य रूप से। कौन सा आता है? लिखिएगा, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल क्षेत्र। जिले तो लिखा दिया मैंने आपको, और उसके अलावा जलवायु के हिसाब से कौन सा लिखा है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। अब देखो, इधर आपने देखा होगा वर्षा कम होती है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा रहता है। देखिएगा, इन क्षेत्रों में वर्षा न्यूनतम और तापमान अधिकतम रहता है। देख लिया? अब देखो, इधर उत्पादन किस किस का होता है, मतलब इस मिट्टी में किस किस का उत्पादन होता है? तो उत्पादन लिख लो आप, पॉइंट डालो उत्पादन। बाजरा, सबसे ज्यादा इधर बाजरा ही बोते हैं वैसे। सर्वाधिक क्या बोया जाता है इस मिट्टी में? बाजरा ही बोया जाता है। बाजरा पैदा हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन बोया सबसे ज्यादा बाजरा ही जाता है। चाहे एक बीघा में एक ही बोरी हो, वो बात एक अलग है, लेकिन बाजरा सबसे ज्यादा बोते हैं, बाजरी बोलते हैं उधर जाता है। मूंग, मोठ, मूंगफली, मूंगफली, इसबगोल, बाजरा, मूंग, मोठ, इसबगोल, डॉट डॉट कर दो। अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें जो कण पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? मोटे, बारीक पाए जाएंगे तो पानी नहीं जाएगा ना अंदर, फिर तो पानी रहेगा ऊपर। जो ब्लैक मिट्टी होती है, ब्लैक काली मिट्टी होती है, उसके कण बारीक होते हैं। तो उसमें फिर पानी, जो बरसात का पानी गिरता है वो काफी समय तक नमी बना के रखता है। और जिनमें जितने मोटे कण होंगे, माना कि आप जैसे अलग अलग टाइप की मिट्टियाँ ले लो, चार मिट्टियाँ ले ली अलग अलग टाइप की, जिस एक एक कण ज्यादा मोटे हैं, एक के थोड़े कम है, एक के और कम है, एक के और कम है। हाँ पास। हाँ, तो जिसके मोटे कण होंगे तो उनमें जैसे ये से एक एक कणों को जोड़ो आप, एक कण ये, एक कण ये,
एक कण ये, एक कण, तो इनके बीच में गैप आएगा या नहीं आ गया? एक आ गया, फिर ऐसे जोड़ोगे, फिर ऐसे जोड़ोगे, तो इनके बीच में गैप आ जाता है। पानी आएगा तो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, फिर मतलब जो ऊपरी परत है उस पर पानी नहीं रुक पाएगा। भूगर्भ में तो चल जाएगा पानी, लेकिन वहां नहीं रुकेगा ऊपर। और ऊपर नहीं रुकेगा तो फिर यहाँ पे, क्योंकि जो खेती होती है वो तो ज्यादा ज्यादा 1-1.5 फीट तक की होती है भाई, उसकी जड़ें ज्यादा लंबी थोड़ी जाती है। तो फिर इसलिए इन क्षेत्रों में अगर कोई पेड़ पाए जाते हैं तो उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है। और कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, तो वो यहाँ पर ज्यादा उत्पादित ही नहीं हो सकते। या फिर ऐसे पेड़ उत्पादित हो सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत पानी की आवश्यकता होती है, जब तो इधर केर, बबूल, इस टाइप के वो पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्तियां छोटी होती है। क्योंकि जिसकी पत्तियां ज्यादा होती है उसमें उतना ज्यादा वाष्पोर्जन पाया जाता है, क्योंकि पानी तो ही नहीं, फिर कहाँ से वाष्पोर्जन करेंगे इनका? ये देखिएगा क्या लिखा आपने, उत्पादन क्या, कौन कौन सी फसलें लिखी है? ये जितनी भी फसल लिखा है इनमें सबसे ज्यादा जो उत्पादित होता है वो बाजरा होता है। क्या होता है? बाजरा। नहीं, जल धारण नहीं, इस समय ये क्या बरसात के समय वाली फसलें हैं ज्यादातर, और बरसात में थोड़ी फसल में थोड़ी जो बारिश होती है उसमें हो जाते हैं। हैं? मतलब जल धारण नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं अ, इसको तो बल्कि ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। जो रेतीली मिट्टी होती है ना, इसको पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो लिख लो, ये पॉइंट लिखना चाहो तो, इस मिट्टी के कणों का आकार मोटा होता है। कण होते हैं ना मिट्टी के, मिट्टी के कणों का आकार मोटा होता है, इसलिए इस मिट्टी में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे सामान्यतः मैं तो कहता हूँ, रेगिस्तान की बात नहीं कर रहे हम, माना कि पूर्वी राजस्थान या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नहर है, जहाँ पे क्या है, नहर, पानी की कोई कमी नहीं बाई चांस, तो एक तो काली मिट्टी, एक खेत तो कैसा अपना काली मिट्टी का है, एक है बिल्कुल ये रेतीली मिट्टी वाला। तो काली मिट्टी वाले में तो अगर जैसे आप गेहूं की पैदावार कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, गेहूं की पैदावार कर रहे हैं, तो अगर आप काली मिट्टी की बात कर रहा हूँ, 2 या 3 पानी पिला दोगे ना उसको, उसमें हो जाएगी वो। लेकिन इसमें 6 या 7 पानी पिलाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि जैसे पानी पिलाओगे वो तो सूख जाएगा दूसरे तीसरे दिन ही। तो हर महीना में 2 बार तो पिलाना ही पड़ेगा आपको, ये मान के चलो 3 महीने में वो फसल तैयार होगी तो 6-7 पानी पिलाने पड़ेंगे आपको। आप भी कई बार गाँव में देखते होंगे, आपका कोई ऐसा खेत जिसमें थोड़ी बलुई टाइप की मिट्टी होती है, तो उसमें हमें पानी ज़्यादा पिलाना पड़ता है। लेकिन जो काली मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब बरसात हुई थी तो उस समय से उसमें नमी रहती है। लिखिएगा, इस मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो कौन से इसमें तत्व पाए जाते हैं? लिखो, पोषक तत्व। कैल्शियम, व फास्फेट। कैल्शियम व फास्फेट की अधिकता होती है, तथा नाइट्रोजन और कार्बनिक की कमी होती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी होती है। कार्बनिक लवणों की कमी होती है। तो देखो, रेतीली मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? कैल्शियम और फास्फेट। और नमक का सूत्र क्या होता है? Na। और फास्फेट का? तो ये जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपको आने चाहिए। कोई जरूर नहीं है कि जनरल साइंस में आपको जैसे पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, सामान्य क्वेश्चन भी पूछते हैं उसमें। जनरल क्या होता है? He, वो तो हीलियम का है। लिखो, इसमें फसल कौन कौन सी लिखी थी आपने? मूंग लिख लिया, मोठ, इसबगोल, सर्वाधिक कौन सा होता है?
बाजरा होता है विद्यार्थियों। ठीक है, इतनी बातें लिख लो जो तो बहुत है। तो सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है इसमें? कैल्शियम और फास्फेट की। और न्यूनतम मात्रा किसकी पाई जाती? नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की। अब ध्यान रखना, एक स्कीम और चला रखी है, सोइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड चल रखी है ना। अब उसमें क्या करेंगे, इस मिट्टी की जांच करते हैं। अब बताओ इसमें अगर हमें जो उर्वरक खनिज डालने, उर्वरक जो भी रासायनिक डालना है, तो वो कौन सा वाला डालोगे? जिसमें फास्फेट या कैल्शियम की मात्रा होती है वो थोड़ी डालोगे। वो डालोगे तो बल्कि और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी वो तो। कौन सा डालोगे? जिसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की मात्रा पाई जाती है, जैसे यूरिया वगैरह की आवश्यकता पड़ती है तो वो डालना पड़ेगा इसमें। कार्बनिक लवण ये होते हैं जो जीवाश्म होते हैं ना, जीवाश्म, उनसे जो बनता है उसको बोलते हैं। जैसे सड़ी गली जो चीजें होती है ना, या फिर आप जो जैविक खाद बनाते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, वो उनकी कमी है इसमें। मैंने कहा ना, मिट्टी का दो प्रकार से निर्माण होता है, एक तो चट्टानों के अपरदन से, और जो वनस्पति होती है उसके सड़ने गलने से। स्टार्टिंग की परिभाषा में शायद मैंने लिखाया होगा आपको, दो चीजों से इसका निर्माण होता है, मुख्य रूप से चट्टानों का रोल है। तो ये कौन सी मिट्टी होगी आपकी, बताओ? रेतीली मिट्टी होगी। अगली मिट्टी लिखो विद्यार्थियों। ये इस मिट्टी की विशेषता भी लिखा दूं क्या? विशेषता लिखो। जितनी भी मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में, सर्वाधिक मात्रा में यही मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है। लिखिएगा, ये राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। देखो, ये मिट्टी अम्लीय और क्षारीय होती है। कई जगह अम्लीय ज्यादा पाई जाती है, कई जगह क्षारीय ज्यादा पाई जाती है। और ये अम्लीय क्षारीय की वजह से आपको पता है सेम की समस्या पाई जा रही है। इस मिट्टी में लवण की मात्रा ज्यादा होती है। इसकी लवणों की नमक की मात्रा ज्यादा होती है। नमक की मात्रा ज्यादा होती है तो जैसे ही पानी के संपर्क में आता है, माना कि इस मिट्टी में, मैं तो कहता हूँ रुको, ये मिट्टी है, अब इसके अंदर जो कण है उसमें लवण की मात्रा है। किसकी है? लवण की मात्रा है। अब जैसे इसके ऊपर पानी, जैसे बरसात का पानी आता है तो उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एनी टाइम इसके ऊपर पानी भरा रहेगा। जैसे नहरें आ गई इधर पश्चिमी राजस्थान में, नहरें आ गई तो विद्यार्थियों इस वजह से, नहरें आ गई राजस्थान में, तो राजस्थान में नहरें आ गई तो फिर ये पानी भरा रहता तो फिर उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, तो धीरे धीरे वो लवण जो है ना ऊपर की तरफ आ रहा है, और ऊपर की तरफ आकर यहाँ जम जा रहा है, मतलब ऊपर। और इससे जब कोई पैदा कर रहे हैं तो पैदावार हो नहीं रही है, इसलिए उसको कहते हैं हम सेम की समस्या। अगला लिखो, भूरी मिट्टी। हाँ, नमक। रेतीली मिट्टी लिख ली ना आपने। अगली मिट्टी लिखो विद्यार्थियों। ये कई बार मिट्टी ऐसी हो जाती, लवण की मात्रा रहती ऊपर। इस कलर की मिट्टी भी देखी होगी ना कई बार आपने। चलो मिट्टी को कलर दिखा देता हूँ दो चार। ये इस टाइप की मिट्टी देखी, ऐसी देखी। ये विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये इसका पीएच स्केल होता है। अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? अम्लीय। और 7 से ज्यादा तो क्षारीय हो जाती है। और फिर अलग अलग टाइप की है, जैसे एंटी सोल्स मिट्टी किधर पाई जाती है, एरिडी सोल्स, ये जो 8 प्रकार बताए थे ना आपको, उसमें से 5 प्रकार राजस्थान में पाए जाते हैं। ये कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं वो? अब ये देखो अलग अलग टाइप की है। ये रेड, ठीक है, ये तो फिर भारत की आगे मर्दा है। ये अलग अलग टाइप की होता है इनका। देख लो, थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। ऐसी मृदा आप देखी? अरे पानी होता है, पानी सूखने के बाद में ऐसी कंडीशन हो जाती है कई बार मृदा में। ये समुद्रों के आसपास देखा होगा ऐसी। ये अलग अलग परतें होती है उसमें मृदा में। ये भी परतें हैं। ये देखे क्या है ये? हैं?
और इस प्रकार के नुकसान पहुंचाते हैं इनको कई बार ये जो पेड़ वगैरह होते हैं ना उनको। क्या ये क्या है? दिमाग। ज्यादा मोटी? अरे तो दिखा रखी है इसमें, इतनी मोटी होती है वो, तो होती छोटी सी है, इतनी बड़ी थोड़ी होती है वो। ये देखा होगा आपने, इस प्रकार की मिट्टी भी देखी होगी। देखो मिट्टी कैसी है, लाल है ना बिल्कुल। अरे भाई कई जगह होती है, कई लाल मिट्टी ऐसे नहीं है कि जिसको घरों में लिपने वगैरह काम में यूज लेते हैं पहले, कलर के रूप में यूज आती है बिल्कुल, वो भी तो मिट्टी होती है। अरे भाई अपने यहाँ काली होगी, लेकिन कई जगह तो होगी, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है कई जगह ऐसी, बिल्कुल लाल मिट्टी पाई जाती है। हल्की लाल इस टाइप की भी देखी होगी आपने। ऐसी मिट्टी भी होती है, ये भी होती है। हैं? अब जो भी है डंपिंग अंपिंग क्या जो भी है, लेकिन होती है मतलब। लिखो विद्यार्थियों, भूरी रेतीली मिट्टी। कैसे लिखिए? भूरी रेतीली मिट्टी। देखो, इसे ग्रे पेंटेड मिट्टी भी कहते हैं। अन्य नाम लिखो इसका, ग्रे पेंटेड मिट्टी भी कहते हैं। लिख लिया? विस्तार लिखो इसका, कहाँ पर विस्तार पाई, कहाँ पर पाई जाती है? इंग्लिश नेम है तो, ग्रे पेंटेड मिट्टी, मतलब मिट्टी तो सोइल बोल दो उसकी जगह पे, और क्या। लो एक और लिख लो, धूसर। और क्या कहते हैं इसको? धूसर मिट्टी भी कहते हैं। एक और नाम है इसका, धूसर मरु मिट्टी। धूसर मिट्टी, धूसर मरु मिट्टी भी कहते हैं इसको। एक और लिखो, फिरोजम। फिरोज मिट्टी भी कहते हैं इसको। विस्तार लिखो इसका, अरावली के पश्चिमी भाग में। कहाँ पाई जाती है? अरावली का पश्चिमी भाग में पाई जाती है विद्यार्थी। अरावली के पश्चिमी भाग में। अरावली दिखा रखी है इसमें, ये रहा। ये अरावली का उत्तरी, ये दक्षिणी, ये पूर्व, और ये पश्चिम, मतलब इस क्षेत्र में, इधर वाले में। अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे जोधपुर, नागौर, जालोर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। ये तो जिलों के नाम हो गए। इसके अलावा ये जो राजस्थान में जो दक्षिणी क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसको क्या कहते हैं? वागड़। क्या कहते हैं उसको? वागड़। और इधर जो शेखावटी वाला क्षेत्र है, नागौर वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा बहुत पार्ट आता है उसमें, थोड़ा बहुत नागौर का आ जाता है, थोड़ा बहुत शेखावट का, उसको कहते हैं बागड़। क्या कहते हैं? बागड़। तो बागड़ क्षेत्र। नहीं 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 नहीं, इसके आसपास नागौर का थोड़ा बहुत पार्ट आता है, और थोड़ा बहुत सीकर का आता है, थोड़ा बहुत झुंझुनू का आता है, उस पार्ट को कहते हैं वागड़ क्षेत्र, बागड़। बागड़ क्षेत्र। हाँ, बागड़ क्षेत्र लिखो, मतलब बागड़ क्षेत्र में पाई जाती है। वागड़ तो किसको कहते हैं? दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास वाले क्षेत्र को कहते हैं। और नागौर, चूरू, और सीकर और झुंझुनू का कुछ क्षेत्र है, मतलब शेखावटी क्षेत्र मान लो आप, शेखावटी और थोड़ा बहुत नागौर का पार्ट, तो उसको कहते हैं बागड़ क्षेत्र। तो बागड़ क्षेत्र लिख लो। और जब इसको हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो दो भागों में जो अरावली का इधर वाला जो पार्ट है, इसको दो भागों में बांटते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क में। तो अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र देखो, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र।
लिख लिया? अब प्रमुख फसलें लिख लो, कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं यहाँ पर? ज्वार, बाजरा, मोठ, मूंग और बारानी कृषि होती है इधर। कैसी कृषि होती? बारानी। बारानी कृषि किसको कहते हैं? जो वर्षा के ऊपर निर्भर होती है उसको क्या कहते हैं? बारानी कृषि। मतलब ऐसी फसलें जो वर्षा के ऊपर निर्भर होती हो उसको बारानी कृषि कहते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लो बारानी कृषि। लिख लिया? लिखो। यह मृदा या इस मृदा में उर्वरक क्षमता कम पाई जाती है। मृदा अलग अलग होती है, जैसे उर्वरक क्षमता कम है तो फिर कुछ समय बाद वो बंजर भूमि में भी कन्वर्ट हो जाती है। इस मृदा में उर्वरक शक्ति कम पाई जाती है, अर्थात में नाइट्रोजन और जैविक कणों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन तत्वों की कमी पाई जाती है और जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है। लिख लिया? तो दो टाइप की मैंने मिट्टी लिखा दी आपको, कौन कौन सी? एक तो रेतीली लिखाई है और एक भूरी रेतीली मरु मिट्टी। अब ये इसका नाम देंगे विद्यार्थियों हम लवणीय मिट्टी। क्या नाम देंगे? तीसरा लिखो आप प्रकार, लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, इसके उपनाम लिखो। इसको रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रह मिट्टी। कल्लर मिट्टी भी कहते हैं इसको। कलर नहीं, कल्लर। कार्ल चौपार मिट्टी भी कहते हैं इसको। उलर भी कहते हैं, उलर। अन्य नाम क्या मिलते हैं इसके? रह, कल्लर, कार्ल चौपार, उल्लर, ये रकार, ये सब नाम इसके ही हैं। वितरण क्षेत्र लिखो इसका, कौन से क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है? देखो, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, जालोर, देख लिया? यानी कि उन क्षेत्रों में पाई जाती है ये मिट्टी जिनमें सेम की समस्या है। सेम या नेहड़, क्या है? सेम या नेहड़। और आपको पता है सेम की समस्या से निजात पाने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, ये मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जिन क्षेत्रों में सेम या नेहड़ की समस्या सेम या नेहड़ की समस्या होती है। सेम की समस्या, नेहड़ की समस्या, या लवणीय समस्या भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? लवणीय, नमक, लवणीय समस्या, लवणीय समस्या। तो कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है मिट्टी? अब देखो, सेम की समस्या या नेहड़ की समस्या, लवणीय समस्या क्या है, इसके बारे में नोट डाल के लिख लो। देखो, आई से शुष्क क्षेत्र, आई से शुष्क क्षेत्र जहां अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। अब सिंचाई चाहे कुओं से करो, चाहे नहरों से करो, चाहे किसी माध्यम से करो आप। आई से शुष्क क्षेत्र जहां पर अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती हो
वहां पर भूमि के ऊपर एक सफेद नमक की, लवण लिख लो, नमक लिख लो, है ना, जो भी लिखना चाहे, नमक की परत बन जाती है, उसे सेम की समस्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सेम की समस्या कहते हैं। सेम समस्या लिखो, नेहड़ समस्या लिखो, या लवणीय समस्या लिखो, नमक समस्या लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप, हैं? नेहड़ वो जोहड़ होते हैं जी। कुओं को बोलते हैं, कच्चे कुओं को बोलते हैं शेखावटी क्षेत्र में, वो जोहड़ होता है, नेहड़ की समस्या कहते हैं। लिख लिया? अब लिखो, यहाँ पे किस किस का उत्पादन होता है? देखो, उत्पादन, गन्ना, किसका उत्पादन करते हैं? गन्ने का। जामुन, अमरूद, चुकंदर, चुकंदर से चीनी बनाते हैं, चुकंदर, आलू, कपास, जो, गेहूं, जो लिख लिया, गेहूं लिख लिया। अब आपने देखा होगा गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ खूब गेहूं जो वगैरह खूब पैदा होते हैं, साथ ही में किन्नू वगैरह भी पैदा होते हैं, जामुन वगैरह भी होते हैं उधर, देखिएगा। अगली मिट्टी कितनी मिट्टी लिखा दी मैंने आपको? अब लिखो पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी लिखो, अन्य नाम लिखो, इसे वनीय मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वनीय मिट्टी भी कहते हैं। देखो, इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। वितरण क्षेत्र लिखो, कौन से क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो कौन क्षेत्रों में पाई जाएगी? जिस क्षेत्रों में पर्वत पठार है वहां पर ही पाई जाएगी। तो लिखो, उदयपुर, उदयपुर लिख लिया। सिरोही, पर्वतीय मिट्टी है, वनीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, अजमेर में, अरावली है ना, जयपुर में, अलवर, पाली, लिख लिया। तो देखो विद्यार्थियों, पर्वतीय मिट्टी को क्या कहते हैं हम? वनीय मिट्टी भी कहते हैं। इसको अधूरे निर्माण की मिट्टी भी कहते हैं। नोट डाल के लिखो, इसे अधूरे निर्माण की मिट्टी भी कहते हैं। रंग लिखो, कैसा रंग होता है इसका? लाल, पीला, भूरा। कैसा होता है? लाल, पीला और भूरा टाइप का रंग होता है। ऐसा क्षेत्र जिसमें मतलब अगर लोहे की मात्रा ज्यादा है पर्वतों में, उधर से हो रहा है तो उधर ज्यादा क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा इसका। जिस मिट्टी में लोहे की मात्रा जितनी ज्यादा होती है, उतना ही ज्यादा उसका रंग कैसा होता है? रेड होता है। ध्यान रखना, Fe की मात्रा जितनी ज्यादा होती है। लिखिएगा। अब देखो, इसमें उत्पादन किसका होता है? मुख्य रूप से अरावली का जो पर्वतीय ढाल क्षेत्र है उसमें मक्का का उत्पादन होता है। किसका? मक्का उत्पादित की जाती है। देखिएगा,
उत्पादन लिखो। मक्का, मक्का को रेखांकित करके लिख लो। अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय ढालों में मक्का उत्पादित होती है। अब देखो विद्यार्थी, पर्वत देखे होंगे आपने, कई तो ऐसे रेड रेड होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे पत्थर आता है तो किसी पर्वत में से तो रेड पत्थर निकलता है, लेकिन पत्थर काला भी होता है। कई पत्थर कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो जो कायांतरित चट्टानें होती है, या जिन ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण लावा से हुआ हो, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार होने की वजह से बाद में वो जो लावा निकला, मतलब जो लिक्विड निकलता है ना, वो एक समय बाद में जम गया। क्या हो गया? जम गया। और जमने के बाद में वो धीरे धीरे कठोर हुआ, और इतना कठोर हो गया कि उसने चट्टान का रूप धारण कर लिया। तो वो चट्टानें सारी कैसी होगी विद्यार्थियों? ब्लैक। कैसी होगी? ब्लैक होगी, ध्यान रखना। तो वो ब्लैक जो चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? मालवा। और मालवा का ही हिस्सा है अपना हाडोती का पठार। किसका है? हाडोती। तो हाडोती क्षेत्र में जो पत्थर पाया जाएगा या पर्वत पाए जाएंगे, उनका कलर कैसा होगा? काला। अब फिर उनमें से जब उन पर्वतों का धीरे धीरे अपक्षय होगा, क्षरण होगा, अपर्दन होगा उनका धीरे धीरे, तो उनके आसपास वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी? काली पाई जाएगी। और काली मिट्टी में कपास वगैरह काफी उत्पादित होता है। तो राजस्थान में कपास वगैरह इधर हाडोती क्षेत्र में उत्पादन होने के पीछे कारण यही है। आप हाडोती क्षेत्र की मिट्टी देखेंगे तो कौन सी है? काली है। वो काली क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ का जो पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वो ब्लैक है, और उसका धीरे धीरे अपर्दन होने की वजह से उस मिट्टी का रंग भी कैसा हो गया? काला हो गया। लेकिन कई जगह जैसे अरावली अपनी है तो इसका ज्यादातर रेड है। कैसा कलर है इसका? रेड है। तो अब इसका रेड कलर है, लेकिन अब एक कुछ क्षेत्र ऐसे है जहां पर अरावली और मालवा का पठार, या फिर हम कह सकते हैं हाडोती का पठार मिलते हैं। मिलते हैं। तो मालवा का पठार का जब अपक्षय होगा तो उससे तो मिट्टी काली बनेगी, और उसके पास में अरावली की शाखा भी है। तो अरावली का अगर अपर्दन होगा तो उससे जो मिट्टी बनेगी वो कैसी बनेगी? रेड बनेगी। तो कई जगह पर लाल काली मिट्टी भी पाई जाती है साथ में। अगली मिट्टी का नाम लिखो। मिश्रित लाल व काली मिट्टी। मिश्रित लाल व काली मिट्टी। लिखिएगा। प्रसार क्षेत्र लिखो। दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, कोमा चंबल व माही बेसिन क्षेत्र, चंबल व माही बेसिन क्षेत्र, कोमा डूंगरपुर। दक्षिण राजस्थान में आता है वैसे डूंगरपुर। बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी। बूंदी हाडोती क्षेत्र में आता है ना? बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। इन क्षेत्रों में लाल और काली टाइप की मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी का कारण तो क्या है? अरावली। और काली मिट्टी का कारण क्या है? हाड़ौती का पठार या मालवा का पठार। तो उस तालाब के, जिस तालाब में पाई जाती है, तो वहां पर या तो जमीन में ऐसी चट्टानें पाई जाती होगी। देखो दो प्रकार से मिट्टी बनेगी। या तो जमीन में ऐसी चट्टानें होती हो, तो धीरे धीरे उनका वो जो रासायनिक क्रियाएं वो होकर ऊपर की तरफ आती है वो मिट्टी। और एक होता है जैसे कोई पर्वत है पास में, और उस पर्वत का अपक्षय हो रहा है, और वहां से बह बह के वो मिट्टी एकत्रित हो रही। तो 1 साल 2 साल में थोड़ी होता है, हजारों साल लगती है मिट्टी बनने में। और कई बार जैसे ज्यादा बारिश वगैरह आ जाती है तो उससे बह के चल जाती है। तो कई लोग हम कहते हैं, जैसे हमारे माना कि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, तो इसका संरक्षण क्यों करते हैं हम? इसलिए तो करते हैं क्योंकि ये मिट्टी के ऊपर की जो परत है वो बह के नहीं जानी चाहिए। अगर ऊपर की परत बह के चल जाएगी तो फिर यहाँ अनुपजाऊ हो जाएगी। ये तो ये दूसरी मिट्टी का प्रकार निकलेगा। हो सकता है अंदर की जो मिट्टी वो खराब हो, लेकिन ऊपर की 1 2 3 फीट की जो मिट्टी है वो अच्छी क्वालिटी की है। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी, ये अच्छी पैदावार के लिए मानी जाती है। अब ये अगर ऊपर धीरे धीरे आपने देखा होगा, हमारा जो मरुस्थल है उसका मार्च हो रहा है।
यानी मरुस्थल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब मरुस्थलीय मिट्टी कैसी है, जिसके कण मोटे हैं। अब हमें क्या दिक्कत, आने दो ना उधर से मिट्टी। क्या जैसे आज हमारे यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, हमें क्या दिक्कत है, वो उसकी रेतीली मिट्टी आने दो। लेकिन रेतीली मिट्टी में पैदा नहीं होती ज्यादा, और पैदा भी अगर करते हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए हमको, और इतना पानी की व्यवस्था है नहीं राजस्थान वैसे ही। क्या पैदा होती है ना पुष्कर, लेकिन पुष्कर तक आ गया, ध्यान रखना डेजर्ट आ गया यहाँ पर। आपने देखा वो धोरे वोरे भी बने हुए शायद पुष्कर के आसपास। तो धीरे धीरे मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। ये तो ठीक है, अरावली पर्वतमाला बीच में आ गई। थोड़ा सा चित्र दिखा देता हूँ, चलो थोड़ा सा अवेयर कर देता हूँ मरुस्थल के प्रति। जैसे आपको पता है मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से किधर है विद्यार्थियों, इधर है। इधर से जब हवाएं चलेगी तो इधर आएगी, मिट्टी वहां से उधर उड़ उड़ के आएगी। तो ये अरावली है ना, अरावली क्या करती है, उसको रोक लेती है, यानी पूर्वी राजस्थान को बचा के रख रही है। लेकिन अरावली में भी देखे तो इधर की तरफ ऊंचाई ज्यादा है अरावली की, इधर की तरफ कम है, और बीच में कई कई जगह दर्रे भी है, कई कई जगह गैप भी है। तो हवा के साथ धीरे धीरे वो क्या मिट्टी आगे बढ़ रही है। अब माना कि यहाँ कटी फटी या जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, तो वो आगे आ जाती है मिट्टी। अब इस तरफ अगर मिट्टी आ गई तो धीरे धीरे यहाँ आएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा राजस्थान में मरुस्थल हो जाएगा, और मरुस्थल का विस्तार भी हो रहा है। तो भाई इस मरुस्थल को कैसे रोका जाए, कि इस क्षेत्र में नहर लेकर आए हम। क्या लेकर आए, नहर लेकर आए। अब यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दो, तो इधर का इधर रुक जाएगा, बीच बीच में पेड़ पौधे लगाओ बड़े बड़े, तो उनकी जगह पे आके रुक जाएंगे। लेकिन आपको पता हवा इतनी तेज चलती है कि उस पेड़ के पास जाकर बहुत सारी रेत एकत्रित कर देती है, पूरा वो बना देती, स्तूप बना देती है। देखा होगा आपने, अलग अलग टाइप के स्तूप होते हैं, बरखान है, बालू का स्तूप वगैरह जो होते हैं ना, वो अलग अलग बन जाते हैं। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर पेड़ लगाओगे तो आप रोक सकते हो, नहीं तो वो सारी जमीन एक पूरा पर्वत बन जाता है, एक पठार टाइप का बन जाता है। लेकिन अगर ये अरावली नहीं होती तो वो सारा किधर जाती बताओ। अब तक तो पूरा जिस आप पूर्वी राजस्थान के जो भी लोग हैं, पूर्वी राजस्थान पूरा क्या हो जाता, मरुस्थल हो जाता। यानी कि जो इधर की आपको पता है जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है, पूर्वी राजस्थान की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है। लेकिन अब अगर इधर की ये जमीन ऊपर आ जाएगी, उसके ऊपर जैसे मृदा की परत आ जाएगी, तो फिर ये अनुपजाऊ हो जाएगी कुछ समय। तभी तो कहते हैं इनको बचाओ, जंगल को बचाओ, पर्वतों को बचाओ। खनन करते हैं लोग बाग, अरावली का खनन ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसी मात्रा में एक दिन बिल्कुल समाप्त हो जाएगी यहाँ पर ये, और समाप्त हो जाएगी तो ये फिर मरुस्थल आगे बढ़ेगा। और अरावली और भी जैसे इधर के बंगाल की खाड़ी से जो आता है, मानसून आता है, तो उससे बारिश कराती है इस क्षेत्र में। अब आप कहोगे सर ये हटा दो इसको, किसको, अरावली को हटा दो, तो फिर ना तो इधर बारिश होगी ना इधर होगी, वो आगे निकल जाएगी हवा ऊपर की तरफ। ठीक है। इसके अलावा जैसे इधर अरब सागर की तरफ से आती है, तो उधर से बारिश नहीं होने के कारण पीछे, क्योंकि इधर से हवा चल रही है और इधर ही इसी समांतर रेखा में होने की वजह से फिर यहाँ से ये बारिश नहीं कर पाती। लेकिन अगर वो कई बार कमजोर होती है या ज्यादा हाइट पे नहीं चलती, वो हवाएं थोड़ी नीचे चलती है, तो फिर इस क्षेत्रों में क्या कर देती है, वो बारिश कर देती है। क्योंकि दक्षिण राजस्थान की जो चोटियां है वो थोड़ी ऊंची, जैसे गुरु सीकर है तो काफी ऊंचा है, तो उसके आसपास बारिश होती है। और आपने देखा होगा राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से जिले में बारिश होती है, जिले में झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती, झालावाड़ में होती। झालावाड़ में बारिश होने के पीछे कारण ये है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि वो हवा केवल इधर इधर ही चलेगी, इधर से भी चलती। तो एक्चुअली में मानसून इधर से आता है, तो मानसून प्रवेश यहाँ करेगा सबसे पहले, तब बारिश करेगा, लौटेगा तब भी इधर से लौटेगा, तो लौटता हुआ भी करता है और आता हुआ भी करता है, तो काफी समय तक मानसून बना रहता है झालावाड़ में। और राजस्थान में दोनों प्रकार से बारिश होती है, अरब सागर की खाड़ी से आने वाली शाखा से भी, और बंगाली खाड़ी आने वाली शाखा से, दोनों शाखाओं से होती है। लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान में जो बारिश होती है वो बंगाली खाड़ी की शाखा जो होती है उससे होती है। जलवायु में पढ़ेंगे, अभी क्यों फालतू भटक रहे हो इधर। क्या लिखा आपने, विस्तार लिखा कौन कौन सा, फसल लिख लो, प्रमुख कौन कौन सी फसलें पाई जाती। कपास, काली मिट्टी है ना, पूर्णतः काली नहीं है लेकिन काली और लाल है, कपास पाई जाती है। मक्का, चित्तौड़ में आपको पता है अफीम भी होती है, अफीम। रसदार फल, जैसे नींबू हो गया, मौसमी होगी, है ना, रसदार फल। चावल, डॉट डॉट कर दो। बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।